आपका तीसरी यूनिट जोड़ा गया सिलेबस में। तो तीसरी यूनिट का नाम लिखा गया मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा। इस मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा के अंदर अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने हैं, एक टॉपिक नया जोड़ा गया। नया टॉपिक कौन सा जोड़ा गया? तो उसमें मनोचिकित्सा वाला टॉपिक नया जोड़ा गया। मनोचिकित्सा में अगर हम देखें तो मनोचिकित्सा में कौन कौन सा है? मनोविकार और मनोचिकित्सा ये टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नए तरीके से जोड़ा गया है। इसके अलावा जो पुराना सिलेबस था उसमें मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो टॉपिक है वो पहले से यहाँ पे जुड़ा हुआ था, है ना, वो पहले से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। मनोवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल डिफरेंस, ये जो टॉपिक थे वो पहले से जुड़े हुए थे। अगर हम इसमें देखें तो मैंने ये चारों टॉपिक को एक साथ क्लब कर दिया है, ये चारों टॉपिक को एक साथ यहाँ पे क्लब कर दिया है और इनको एक साथ में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको ऊपर वाले चारों टॉपिक को, क्योंकि उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर एक जैसा है, चाहे वो मनोवृत्ति का नेचर हो, अभिक्षमता का नेचर हो, सांवेगिक बुद्धिमत्ता का नेचर हो या व्यक्तिगत भिन्नता का नेचर हो, तो उन चारों का नेचर एक जैसा है। तो हमें इनको पढ़ते समय कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना, पहली बात। दूसरा कि इसके बाद नीचे वाले बिंदुओं को, तो अब तक आप समझ गए हैं कि इन चारों टॉपिक को पढ़ते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे। तो इसको ऐसा देखें कि जैसे मनोवृत्ति है, तो मनोवृत्ति का मीनिंग क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए। मनोवृत्ति का मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मनोवृत्ति का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बात, या मनोवृत्ति की बात हम कर ले एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, एप्टीट्यूड का फॉर्मेशन क्या होता। फिर अगर हम देखें इमोशनल इंटेलिजेंसी, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी का मीनिंग क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी का फॉर्मेशन क्या होता है, या व्यक्तिगत भिन्नता का मीनिंग क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का फॉर्मेशन कैसे होता। फिर अगर हम देखें तो उसका फीचर क्या है, विशेषताएं क्या है, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक इसको अपन बोलते हैं। तो विशेषताएं क्या है, विशेषताएं जितने भी टॉपिक यहाँ पे आएंगे सभी की अपनी अपनी कोई यूनिक विशेषता होगी, तो यूनिक विशेषता को अपन को पढ़ना है ना। सभी यूनिक विशेषताओं को हमको पढ़ना है कि इसकी यूनिक विशेषताएं क्या होगी। यूनिक विशेषता के बाद अगर अपन देखें तो उसका जो होता है वो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो मनोवृत्ति का क्लासिफिकेशन, अगर हम देखें तो वहां पे अभिक्षमता का क्लासिफिकेशन, तो इसके क्लासिफिकेशन वाले बिंदु को हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम देखेंगे कि इनसे संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या है, मनोवृत्ति के सिद्धांत क्या है, क्योंकि पिछले बार हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आया, तो मनोवृत्ति के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, तो मनोवृत्ति का कौन सा सिद्धांत है, कई सारे जो सिद्धांत है, तो सभी के अपने अपने सिद्धांतों को हमको देखना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे कई सारी चीजें दी गई है, जैसे मनोवृत्ति है, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत भिन्नता, तो इनकी आवश्यकता क्यों है, मतलब समाज को इनकी आवश्यकता क्यों है, प्रशासन को इनकी आवश्यकता क्यों है, तो हमें इनकी आवश्यकता को यहाँ पे समझना है, इनकी आवश्यकता से संबंधित चीजों को देखना है। उसके बाद हमें क्या देखना है, इनके महत्व को देखना। आवश्यकता के बाद हमारा क्या आता है, इनका महत्व की, इनका रोल क्या है, इनका इंपोर्टेंस क्या है, तो उस रोल और इंपोर्टेंस को हम यहाँ पे देखेंगे, इनका महत्व क्या है और उनका महत्व समाज में क्या है। मनोवृत्ति है तो मनोवृत्ति का समाज में क्या महत्व है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का समाज में क्या महत्व है ना। व्यक्तिगत भिन्नता है तो समाज में व्यक्तिगत भिन्नता का होना क्यों आवश्यक है, तो उसको समाज में हम उनके भिन्नता को जानेंगे। साथ ही साथ प्रशासन में है तो प्रशासन में उनका क्या रोल है, इन बिंदुओं को जानेंगे। तो ये एक प्रकार से हमारे क्या होते हैं, लगभग 4 टॉपिक हमारे एक ही नेचर के हैं। एक ही नेचर के अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर कई सब टॉपिक और भी है, जैसे मनोवृत्ति के अंदर अगर हम देखें तो पूर्वाग्रह वाला टॉपिक आता है, रूढ़िवादिता वाला टॉपिक आता है, तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर है। तो उन टॉपिक के भी हमको इसी अप्रोच के साथ कवर करना। पहली बात, ये लगभग आपके सिलेबस का कन्वेंशनल टॉपिक है। अगर आपने एथिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले जो सिलेबस होता था 2014 से लेकर 18 तक, 14 से 18 तक मनोवृत्ति टोटल आपका जो आता था एथिक्स 200 नंबर, 200 नंबर में से लगभग 80 से नंबर थिंकर आते थे और लगभग 40 नंबर का मनोवृत्ति आता था। पहले 2 ही टॉपिक थे 14 से 18 तक। 18 के बाद 20 के बाद टॉपिक वाइज विभाजन हुआ तो 5 टॉपिक कर दिए। 5 टॉपिक में से ये एक पूरी यूनिट होती थी।
अब इसको मतलब अच्छा खासा वेटेज था, अब इसको कंप्रेस करके वो छोटा कर दिया, तो बाकी जो सब पॉइंट है उनसे क्वेश्चन आए, अब उसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है, क्योंकि जो मनोवर्ती का टॉपिक है वो टोटल 5 टॉपिक है इस यूनिट में, उनमें से एक छोटा सा टॉपिक बचा है। 4 टॉपिक तो ये और उसके अलावा 5वां टॉपिक कौन सा बचा, मनोविज्ञान वाला। तो उम्मीद कम हो गई, लेकिन पहले मनोवर्ती का वेटेज बहुत ज्यादा होता था। ऐसे ही थिंक का पहले सबसे पहले 14 से 18 तक 3 हिस्से होते थे सिलेबस के, 66 नंबर 70 नंबर का आएगा मनोवर्ती वाला टॉपिक, भ्रष्टाचार वाला टॉपिक, एक टॉपिक आएगा थिंकर और एक टॉपिक होगा केस स्टडी। फिर उनको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके इसका यूनिट बहुत ज्यादा बड़ा बना दी और टोटल शब्द सीमा भी मतलब टोटल मार्क्स भी कम कर दिए। तो अब मनोवर्ती का बहुत कम थोड़ा सा वेटेज होने की संभावना है। क्या क्या क्वेश्चन आए, तो मनोवर्ती का प्रबोधन संप्रेषण क्या होता है, पूर्वाग्रह विभेदीकरण क्या है, मनोवर्ती कैसे अहम रक्षात्मक होती है ना, ईगो डिफेंसिव होती है, मनोवर्ती परिवर्तन का उदाहरण बताइए, मनोवर्ती का बल क्या है, पावर ऑफ द एटीट्यूड क्या है, तो वो चीजें यहाँ पे आपकी आई है। उसके बाद अगर हम देखें तो मनोवर्ती में रूढ़ि युक्तियां क्या होती है, क्या ये नकारात्मक होती है, पूर्वाग्रह कैसे हम कम कर सकते हैं, ये जस्ट लास्ट ईयर आया है कि हम प्रेजुडिस जो है तो उस प्रेजुडिस को कैसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ मनोवर्ती की अर्थ और विशेषता यहाँ पे आपकी आई है। मनोवर्ती परीक्षण क्या है, मनोवर्ती से अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, फिर मनोवर्ती के निर्धारक तत्व क्या है, और मनोवर्ती के निर्माण की हाइजन और फेस्टिंगर के सिद्धांत आया, जो आपको आएगा हाइडर और फेस्टिंगर का सिद्धांत जो मनोवर्ती फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको बताना है। अब इसके लिए बहुत सारे सोर्स मार्केट में उपलब्ध है, अगर आपके पास कोई इथिक्स की पुरानी किताब भी रखी हो तो उस किताब से भी आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं हमारी जो किताब है उसमें भी ये टॉपिक बहुत डिटेल में दिया है और उसको वहां पे करना। लेकिन इसमें जो लिखना है वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, मनोवर्ती, पूर्वाग्रह, अभिक्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, इनकी आंसर राइटिंग ही डिफरेंस पैदा करेगी। बाकी सब व्यक्ति जो पीएससी की तैयारी करता है वो इसको पढ़ता है ना, सब व्यक्ति जो पीएससी की तैयारी करता है वो इसको पढ़ता है। तो आंसर राइटिंग में मेरे हिसाब से, मैं एथिक्स में हमेशा से बोलता हूं कि आंसर राइटिंग जो होनी चाहिए वो व्यवहारिक आंसर राइटिंग होनी चाहिए। व्यवहारिक आंसर राइटिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप आंसर राइटिंग करें उसमें जो अपने आसपास देखे उन एग्जाम्पल को कोट करें। मनोव्यक्ति का अपने आसपास किसी आईएएस अधिकारी को प्रयोग करते हुए देखे उसको करें, किसी प्रशासक को उसका प्रयोग करते हुए देखे, किसी अगर हम देखें राजनीतिक नेतृत्वकर्ता को उसका प्रयोग करते हुए देखे, तो उसका यूज हमें करना है। तो इसमें आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप देख सकते हो और एग्जाम्पल ही आपको डिफरेंशिएशन बनाओगे, कैसे मतलब कैसे यूज करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप मान लो पढ़ रहे हैं पूर्वाग्रह, है ना, आप पूर्वाग्रह को टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपने बताया कि पूर्वाग्रह का प्रभाव क्या है या पूर्वाग्रह के इम्पैक्ट क्या, और पूर्वाग्रह की जो आपने अपने आसपास कोई घटना देखी हो, चाहे चुनाव के समय घटना देखी हो, है ना, चाहे आपने किसी दूसरे समय पर कोई घटना देखी हो, उस चीज को आप वहां पे ऐड करोगे तो वो जो होगी वो आपकी कंटेंट की गुणवत्ता बढ़ाएगी। एक और बात यहीं पे ध्यान आ गई मुझे, कल कोई आए थे तो उनका ये कहना था यानी कि, है ना, कि सर इसमें करंट अफेयर्स का कितना रोल है जो आपका पूरा जो है मेंस में। तो मेंस में मेरा बहुत सिंपल बात ये है कि करंट अफेयर्स जो है उसका सीधे सीधे हमारे एग्जाम में रोल नहीं है, लेकिन हमें करंट अफेयर्स से सजग और अवगत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ देखेंगे, वो अपने उत्तरों में कब आएगा, जब हमने पढ़ा होगा। तो इसमें बेसिक करंट अफेयर्स नहीं चाहिए जो आप कहाँ पे पढ़ते हो प्री के लिए, कि आपने एक फैक्ट पढ़ लिया, 2 फैक्ट पढ़ लिया, 3 फैक्ट पढ़ लिया, है ना, और फैक्ट को रट लिया। यहाँ पे उन फैक्टों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे आपको उन कॉन्सेप्ट का है कि आपने कोई एक घटना पढ़ी, वो घटना को हम कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। आपने देखा कि भाई कहीं पे रूढ़िवादिता थी, है ना, एग्जाम्पल के रूप में अभी चल रहे हैं, है ना, क्या एक केस अभी कहीं का आया था बिहार का, कि भाई वहां पे एससी कैटेगरी की कोई महिला है, उन्होंने मध्याह्न भोजन में खाना बनाया, कलेक्टर साहब ने जाके खाना खाया, तो वहां पे उनकी रूढ़िवादिता तोड़ी उन्होंने। ये जो है वो उसका एग्जाम्पल है ना। ये कहाँ पे, जब हमने कोई खबर पढ़ी थी उसको अपन ने अपने उदाहरण में दिया। तो आप जब भी वो टॉपिक को पढ़ो तो सजग हो कि अपने आसपास देखो, जितना आप देखोगे उतने ये उत्तर मजबूत होंगे। चाहे मनोवर्ती का हो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आप में से ही कई अधिकारी मिलोगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी इसका केस था यार, मतलब भोपाल की भाई पुराने बैच की 2017 या 18 बैच की कोई डिप्टी कलेक्टर है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका ऑफिस है भोपाल में ही, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, ऑफिस में विकलांग व्यक्ति आते हैं,
उनके पास व्हील चेयर नहीं होती तो चढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो कलेक्टर साहिबा नीचे उतर के विकलांग के साथ बैठ के उनकी शिकायत सुन रही है। ये जो है वो एक प्रकार से वो है, ये केस स्टडी में आपको प्रशासनिक मूल्य के अंदर एक उदाहरण आएगा आपका, ये उदाहरण आएगा। तो ये उदाहरण जब आप डालोगे, ये घटना भोपाल में घटित हुई, तो आपके आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी। ये कहां से पता चलेगा? जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने समय हमारी अप्रोच को ये डेवलप करना है, क्योंकि इसमें करंट का बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन करंट का वेटेज अप्रोच के आधार पर है। कोई भी क्वेश्चन करंट आधारित नहीं आता है और ना आएगा, है ना। प्री में भी करंट पे नहीं आता, वो इकोनॉमिक सर्वे पे आता है। करंट के तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं इनकी, है ना, लेकिन वो अप्रोच वाले आते हैं। तो अप्रोच हम यहाँ पे डालें, वो अप्रोच से ये हमारा टॉपिक पूरा कवर होगा। तो आप सभी कोशिश करें कि इस अप्रोच को आप क्या करें, जितना ज्यादा हो सके कर लें। फिर अगला ये टॉपिक मनोविकार और मनोचिकित्सा, है ना। वैसे अभी धीरेन्द्र सर आएंगे, तो ये साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी वाला पूरा टॉपिक उन्होंने कवर किया। ये पहले सिलेबस में नहीं था और मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है ना। मतलब ये तो एकदम नया जुड़ा। जब हम किताब लिख रहे थे तो हमारा किताब का डिवीजन कुछ ऐसे ही होता है कि कुछ टॉपिक मेरे रहते हैं, कुछ टॉपिक धीरेन्द्र सर के। तो ये पूरा धीरेन्द्र सर का टॉपिक है, वो आपको अभी डिटेल में बता देंगे, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट का विषय अभी वो है नहीं है, और मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं। लेकिन तो भी आप अर्थ, वर्गीकरण, कारण, प्रभाव, उसके अंदर बहुत सारे बिंदु आएंगे। वो बिंदु अपसाद है, विभिन्न प्रकार है, और उसकी अवधारणाओं को देख सकते हैं। वो धीरेन्द्र सर आपको जब पढ़ाएंगे तो वो डिटेल में बताएंगे, है ना। एक्चुअली में क्या था कि ये टॉपिक में पढ़ने गया, तो शुरुआत में मुझे पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, है ना, मुझे बोरिंग लगा। तो मैंने सर से बोला था, तो सर ने फिर उसको कवर किया था। तो इसके क्या क्या हमने बना है, तो उसके कुछ लघुत्तरी में जैसे मनोवैज्ञानिक विकार क्या होते हैं, उसके अवयव क्या होते हैं, सामाजिक दुर्भिक्ष क्या होती है, सोशल फोबिया क्या होता है, तो वो कुछ क्वेश्चन है सर अभी इस पे डिस्कस कर लेंगे आपसे, और एक बार फिर उसको देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको अपने एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये नए टॉपिक के रूप में आपको इसको जोड़ा गया है। अब आते हैं, ये हमारा कौन सा था, ये हमारी जो यूनिट हुई है वो कौन सी यूनिट हुई, यूनिट नंबर 3, है ना। ये हमारी यूनिट नंबर 3 हुई है, जिसके अंदर आपको 3 टॉपिक मेजर तरीके से दिए गए थे। कौन कौन से दिए गए थे इसके अंदर, तो एक तो आपको टॉपिक दिया था, अच्छा 5 टॉपिक थे, मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सामवेगिक बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत भिन्नता। इन सबको मैंने क्लब करके एक साथ बताया। उसके बाद मनोविकार, मनोचिकित्सा को दूसरे उसके अंदर बताया। अब जो आपका अगला आता है वो आता है इसके बाद यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 ये कोर पब्लिक एड में नैतिक मूल्य है। पहले एक विषय होता था जिसको अपन बोलते पब्लिक एड, जो सिलेबस में से हटा है, तो उसको पूरा हटाया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया गया सिलेबस में से, और एक टॉपिक जो हटाया गया वो फिजिकल ज्योग्राफिक होता है, बाकी सब तो पुराना रखा हुआ है। तो पब्लिक एड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो एथिकल वैल्यू क्या है, उस एथिकल वैल्यू को अपन देखेंगे। तो एथिकल वैल्यू के अंदर 3 टॉपिक दिए हैं, मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणा, प्रशासन में नैतिक सद्गुण मूल्य, और भ्रष्टाचार। पहले क्या होता था, एक यूनिट केवल भ्रष्टाचार की होती थी जो बहुत बड़ी थी, तो भ्रष्टाचार के साथ इन्होंने 2 यूनिट को शामिल किया है, वुमेन नीड और मोटिवेशन, मोरल वर्च्यू और वैल्यू इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणा को अगर अपन देखें, तो मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणा में तो हमको क्या देखना है कि सबसे पहले मानवीय आवश्यकताएं होती क्या है। सबसे पहले मानवीय आवश्यकताएं होती क्या है, या अभिप्रेरणा क्या होती है। मानवीय आवश्यकता या अभिप्रेरणा, तो ये है क्या, पहली तो मतलब बात। उसके बाद इसका विशेषताएं क्या है ना। मानवीय आवश्यकता की विशेषता क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है ना, तो उसको अपन देखेंगे। और मानवीय आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, मानवीय आवश्यकताएं जो है वो कितने प्रकार की है, उनके मेन एलिमेंट क्या है, मुख्य तत्व क्या है। अभिप्रेरणा के मुख्य तत्व क्या है, अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आपकी जो है वो आर्थिक अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो उनके मूल तत्व क्या है, उनसे संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा बढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत है, किस चीज से कितनी अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, मौलिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ जाती है, आर्थिक फैक्टर जो होते हैं, आर्थिक फैक्टर वो अभिप्रेरणा में कैसे मदद करते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे किसमें देखते हैं, अभिप्रेरणा के अंतर्गत देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मानवीय आवश्यकता क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, या मानव जीवन में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो ये जो चीजें होंगी वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में अपन ने देखी। अब इसमें तो एक तो आपको नीति शास्त्र वाली हमारी किताब या लेक्सिकॉन की किताब यहाँ पे दे सकते हो, लेक्सिकॉन की किताब दे सकते हो एक। दूसरा आप क्या काम करना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए सेकेंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन, सेकेंड जो आपका था ना एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन
जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था 2005 में। 2005 में वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन में नैतिक तरीके से आमूलचूल परिवर्तन की बात बोली गई थी। तो इसकी चौथी रिपोर्ट है, इसकी चौथी रिपोर्ट है, उसको बोलते हैं एथिक्स इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे जो पॉइंट है वो वहीं से आते हैं, है ना। शासन में नैतिकता उसकी चौथी रिपोर्ट है ना, शासन में नैतिकता। तो एक बार इस रिपोर्ट की समरी को पढ़ लेना, ये यूनिट आपको पूरी बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। किसको पढ़ना? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट की समरी को। चौथी रिपोर्ट की समरी शायद डेफ्टी की वेबसाइट पे डली हुई है, उन्होंने इस पे यूट्यूब वीडियो भी बनाया है। यूपीएससी पे वाले जो होंगे उन्होंने इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप एक बार अगर इस रिपोर्ट को पढ़ लोगे तो आपकी इसकी पूरी गुणवत्ता बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। ये पूरी चौथी यूनिट में ही काम आएगी। चौथी पूरी यूनिट में जो जो शब्द दिए हैं वो सारे शब्द आपको यहीं से मिलेंगे, है ना। सिलेबस बनाने वालों का एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। अभी कल बताएंगे, कल हम देखना। इकोनॉमिक का इन्होंने सिलेबस बनाया है, उसका पूरे के पूरे जो टॉपिक है वो एमपी इकोनॉमिक सर्वे की जो हेडिंग होती है उसको टॉपिक डालती है ना। हमने जब उसको काम चालू किया तो पहले तो देखा कि ये ऊटपटांग शब्द कहाँ से लाए हैं, फिर देखा तो पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे एमपी का जो जैसा छपा हुआ है वैसा का वैसा यहाँ पे छपा। तो ये भी जो शब्द छपे हुए हैं ये वहां पे आपको छपे हुए मिल जाएंगे। मानवीय आवश्यकताएं, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और भ्रष्टाचार, तो ये आपको सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में मिल जाएंगे। तो हमको पता है कि कहाँ से उन्होंने लाए हैं, तो अपन वहीं से इसको पढ़ लेंगे। थोड़ा सा हमने भी कोशिश किया है, लेकिन कई बार कुछ बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, वो एस्पिरेंट को भी करना पड़ता है ना। नहीं तो किताब तो सब पढ़ लेंगे, अल्टीमेट तरीके से इस बार तो सब पढ़ेंगे किताब, लेकिन उसमें से भी अलग कैसे होंगे, जो उसके अंदर जाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसमें एडिशनल काम करेंगे। ठीक है। फिर आपका दूसरा टॉपिक था लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य। तो नैतिक सद्गुण से क्या मतलब होता है ना, कि विभिन्न नैतिक मूल्य, है ना, कई सारे नैतिक मूल्यों की यहाँ पे चर्चा की गई है ना, विभिन्न नैतिक मूल्य। उसके बाद डेफिनेशन, टाइप, इंपोर्टेंस, कमी के कारण, बढ़ाने के कारण, प्रासंगिकता और चुनौतियां। मतलब जो भी नैतिक मूल्य है, एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूं सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी, है ना। प्रशासन में विभिन्न नैतिक मूल्यों में मैंने एक मूल्य लिया इंटीग्रिटी, है ना, मैंने एक मूल्य ले लिया इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी की परिभाषा क्या है? पहला, इंटीग्रिटी कितने प्रकार की होती है ना। इंटीग्रिटी व्यक्तिगत जीवन में इंटीग्रिटी, प्रशासन में इंटीग्रिटी, व्यावसायिक इंटीग्रिटी, तो कितने प्रकार की होती है, उसका महत्व क्या होता है, सत्यनिष्ठा में कमी क्यों आ रही है, सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय क्या, सत्यनिष्ठा में क्या प्रासंगिकता है, और सत्यनिष्ठा से जुड़ी प्रशासन में क्या वो है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो नोलन कमेटी ने 7 नैतिक मूल्य बोले हैं, उनको तो आपको करना ही है। सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है ना, कर्तव्य निष्ठा है ना, उसके बाद जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है। तो वो जो भी मूल्य बोले हैं उन मूल्यों को इस फॉर्मेट में आप करना। यहाँ पे सत्यनिष्ठा की जगह आपने जवाबदेही कर दिया, उत्तरदायित्व कर दिया, है ना, कर्तव्य निष्ठा कर दिया। तो सभी का फॉर्मेट यही होगा, सभी का फॉर्मेट यह होगा। ये कहाँ पे मिलेंगे? तो ये सारे मूल्य आपको एक तो किताबों में मिल जाएंगे, बेसिक तो कहीं पे भटकना नहीं, किताब में सब कुछ है। लेकिन अगर आपको और भी ढूंढना हो तो वही सेकंड एआरसी में जाना। सेकंड एआरसी में इनको कैसे बढ़ाएं उसके बारे में अच्छी खासी बात बोली गई है ना, उसके बारे में अच्छी खासी बात बोली गई है। ये शायद हमने भी किसी किताब या कहीं पे लिखा हुआ, शायद वो पीवाईक्यू वाली किताब है, उसमें इससे संबंधित कुछ डाटा तो दिया था मैंने। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो होता है क्वेश्चन क्या है, तो वो सिंपल है, यानी कि कोई क्वेश्चन जो बोला मैंने उसी फॉर्मेट में, जैसे वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा से क्या है, नोलन कमेटी ने सिद्धांतों क्या बोला, सत्यनिष्ठा निष्पक्षता को सुधारने के सुझाव दीजिए। जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ लगभग उसी में है ना। उत्तरदायित्व के मूल निहितार्थ क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं, तो लगभग वही फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वही फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, तो इनसे अपन समझेंगे। इसके बाद आखिरी जो टॉपिक आता है ना, वो हमारा, अच्छा इसके लिए मैंने ये बता दिया इसमें क्या क्या करना है, तो ये पॉइंट है तो आपको यहाँ पे बताया, ये पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आखिरी जो टॉपिक आता है भ्रष्टाचार, है ना, यहाँ पे इसलिए बताया है कि करना नहीं है
है ना। ये बात पहले ध्यान रखेंगे, है ना, कि यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया कि भविष्य में करना नहीं है, नहीं तो भ्रष्टाचार के कहा जान जान के उसको कैसे करना है ये मत सीखना है ना? नहीं तो भ्रष्टाचार सुनते से ये आता है कि भाई कैसे करना है, ये नहीं बताना, ये खोजना है कि ये कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार वाला टॉपिक केवल लिख दिया है, इसका एक्सपांशन क्या होगा कि भ्रष्टाचार की परिभाषा, कारण और प्रकार। पिछली बार परिभाषा पूछी गई है, मतलब वो तो बड़ी अजीब पूछी गई है। एक मिनट है ना, मैं बता देता हूँ। ये अल्ताफ, ये है कौन यार, मतलब मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं मिला, ये कौन था यानी कि किसी ने किया, चूंकि अभी हमने इसको नहीं देखा, मैंने बस कल देख रहा था तो मुझे मिला ये कौन व्यक्ति है और इसके अनुसार परिभाषा, है ना। उन्होंने क्या पूछा, भ्रष्टाचार को परिभाषा, भ्रष्टाचार का प्रभाव, उसके बाद भ्रष्टाचार की अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार को कम करने में समाज, सूचना तंत्र, परिवार, विशिल विलोहा की भूमिका, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, और भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार को देखती है, भ्रष्टाचार की निगरानी करती है ना, जो क्या करती है, भ्रष्टाचार की निगरानी करती है। तो ये यहाँ पे आपको विशेष तरीके से क्या करना, विशेष तरीके से इनको इस बिंदु में करना। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, लेकिन जो परिभाषा आती है वो किसके अनुसार आ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार परिभाषा, अल्ताफ के अनुसार परिभाषा, है ना, अल्ताफ के अनुसार परिभाषा, कोटले के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा। तो ये जो है परिभाषाओं को आप बहुत डिटेल तरीके से करना, क्योंकि आपने अल्ताफ के अनुसार नहीं दी, अपने अनुसार दे दी तो वो नहीं चलेगी, है ना। एग्जाम में लिख के आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हमने लिख के आए हैं, हमने सही किया है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, है ना, उससे हमारा कुछ होगा नहीं। तो उसको आप करना, है ना। नौकरशाही भ्रष्टाचार क्या है ना, भ्रष्टाचार के 5 प्रकार, भ्रष्टाचार की पारिभाषिक जटिलता, ये क्वेश्चन आया जो मैंने बताया, है ना। इस पे तो डिटेल से हमने भी उल्लेख किया, भाई उसकी परिभाषा इतनी है जिसमें जटिलता है, और भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। नैतिक आधार पर कुछ अलग भ्रष्टाचार हो सकता वो कानूनी आधार पर भ्रष्टाचार नहीं है ना। नैतिक आधार पर हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में प्रॉपर समय पर नहीं बैठे, या आप उठ के वहां पे चले गए, कोई व्यक्ति आया उसका कोई काम नहीं हो पाया, वो एक भ्रष्टाचार होगा। लेकिन कानूनी आधार पर भ्रष्टाचार नहीं है, तो इसकी परिभाषा की जटिलता की एक वहां पर चर्चा आई थी। और अभी आपका 2 प्रश्न आया, भारत में लोकपाल की शक्तियों सीमाओं की समीक्षा, भ्रष्टाचार पे आया, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है क्या, ये आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आया है। तो ये भ्रष्टाचार के संदर्भ में चीजें आई हैं। अब आपका इसमें भी क्या करना है, तो जो चीजें मैंने आपको पहले बता दी, भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में आपको सेकंड ARC की रिपोर्ट को बहुत बेहतर तरीके से करना, आयोग समिति आदि है उनको यहाँ पे ऐड करना, उनकी रिपोर्ट को ऐड करना है। आप कुछ एग्जाम्पल आपके आसपास हो तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे देंगे, है ना, आसपास जो भ्रष्टाचार करते हुए देखते हैं और उसके जो लूप होल को जानते हैं वहां से आप एग्जाम्पल देंगे। तो ये हमारी 4 यूनिट हुई। 4 यूनिट के बाद केस स्टडी। देखो केस स्टडी का इंडिविजुअल कोई भी आधार नहीं है ना। जैसे आप लिखोगे तो उन्होंने केवल ये लिख दिया है कि केस स्टडी प्रश्न पत्र के खंड ए में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित पाठ्यक्रम। उसको हमने डिफरेंशिएट किया कि भाई दार्शनिक के आधार पर केस स्टडी क्या होगी, राष्ट्र निर्माण के आधार पर केस स्टडी क्या होगी, मानवीय व्यवहार या लोक प्रशासन। तो जो भी आपका केस स्टडी पढ़ने और सॉल्व करने का सबसे बेस्ट फार्मूला बताता हूं। क्या करो, केस स्टडी करने और सॉल्व करने की अप्रोच डेवलप करने का। वैसे तो ये मना कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया डिलीट कर दो, लेकिन उसका एक अच्छा वो होता है, आपके जिले के जो भी कलेक्टर है, आपके जिले के जो SP हैं, आपके जिले के अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जनसंपर्क की जो वेबसाइट होती है जैसे PRO भोपाल, तो उस पर उनके द्वारा दिन प्रतिदिन में जो कार्य किए जाते हैं वो लगभग डाले जाते हैं, और केस स्टडी में वही चीजें आती हैं, है ना। केस स्टडी में वही चीजें आती है, ज्यादातर वहीं से आती हैं, खासकर यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की जो केस स्टडी आएगी वो वही आएगी कि क्या हुआ कि भाई भोपाल जिले है, यहाँ पे अचानक से किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने से कुछ घर डूब गए, कुछ घर डूबने पे क्या काम करना चाहिए। तो ऑलरेडी ऐसे काम अलग अलग जिले में अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी कर रहे होते हैं, और उसकी ऑफिशियल जानकारी जो होती है वो उनके ऑफिशियल हैंडल पे मिलती है। ऑफिशियल हैंडल कौन सा, PRO वाला जो हैंडल होता है, वहां पे ऑफिशियल जानकारी मिलती है। तो ऑफिशियल जानकारी पे आप क्या कर सकते हो, इन बातों को देख सकते हो, देखिए ठीक है। तो ये जो होगा
वहां से आपको केस स्टडी में मदद मिलेगी, है ना। जैसे एक तो मैंने 2 केस स्टडी तो पहले बताई, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर की जो केस स्टडी है वो वहीं पे आपको मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, ये शायद आई थी या ये मैंने बनाई है, ये शायद हमने बनाई है, ये आई नहीं है ना। ये क्या है कि आप एक जिले के मजिस्ट्रेट हो, बड़ी संख्या में ट्रांजेस्टर रहते हैं, ट्रांसजेंडर रहते हैं। उन ट्रांसजेंडर के द्वारा जो यात्री होते हैं ट्रेन में, उनके साथ वो क्या करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, आप जब ट्रेन में यात्रा करते हो, एक व्यावहारिक समस्या है, तो यातायात प्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है और शिकायतें मिल रही है कि भाई ये यातायात में बाधा हो रहा है। कई बार चौराहे पे खड़े हो जाते हो, चौराहे पे ट्रैफिक में बीच में आपको रोक लेते हैं, तो इसमें ट्रांसजेंडर समूह का कहना है कि भीख वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि वो अगर ये नहीं मांगेंगे तो उनकी आजीविका क्यों चलेगी। तो 2 डिस्प्यूट हो गए। एक डिस्प्यूट क्या पे होगा, तो एक डिस्प्यूट अगर हम देखें तो यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही, एक तो ट्रेन के अंदर वाली एक समस्या अलग है, लेकिन नॉर्मल यातायात में समस्या उत्पन्न हो रही कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर यातायात को बाधित कर रहे हैं, कई बार दुर्घटना हो रही, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं। उनके पास जाओ तो उनका समस्या ये है कि अगर हम ये काम भी नहीं करेंगे तो हम क्या काम करेंगे। तो ये एक आपके सामने स्थिति दे दी। तो अब इसमें नैतिक मुद्दे क्या है, जनता का मुद्दा क्या है, सामान्य जन का, और उनका मुद्दा क्या है, वो आपको वहां पे बताना। जन सामान्य उनके प्रति एक हे दृष्टि रखते हैं ट्रांसजेंडर के प्रति, तो हे दृष्टि क्यों रखते हैं, तो वो अपन को बताना। और इसमें जो बताना है वो उन शब्दों का यूज करना है जो हमने पढ़े हैं। हमने यहाँ पे मनोवृत्ति पढ़ा है, तो हम जब बताएंगे तो इसमें कौन से शब्द का यूज करेंगे कि जनता की मनोवृत्ति इनके प्रति नकारात्मक क्यों है। मनोवृत्ति पढ़े है ना, तो हम जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ी हुई चीजों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उनके प्रति भिन्न दृष्टिकोण के कारणों की चर्चा कीजिए। उसके बाद क्या ऐसी स्थिति संभव है, उसके गुणों और अवगुणों पर चर्चा कीजिए, है ना। एक मिनट, अच्छा कार्रवाई संभव है क्या, कि आप क्या कार्रवाई करोगे, और अगर आप कार्रवाई करोगे तो उसके क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। तो ये वाली जो चीजें हैं ये केस स्टडी आती है। ये केस स्टडी एक घटना है और ये एकदम व्यवहारिक घटना रोज दिन प्रतिदिन देखते हैं, है ना, दिन प्रतिदिन देखते हैं। इसके पहले केस स्टडी आई थी एमपीपीएससी में कि आप कहीं प्रशासनिक अधिकारी हो, कहीं पर एसडीएम के रूप में कार्यरत हो, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और एक बाल मजदूर को काम करते हुए देखते हो, आप क्या करोगे, कौन से मूल्य संघर्षरत हैं, उसको छुड़ाने के लिए क्या करोगे, कौन कौन से कानूनों का पालन करोगे। तो वो केस स्टडी आती है। केस स्टडी में पीएससी की तरफ से वापस से कई बार गड़बड़ देखने को मिली। गड़बड़ क्या देखने को मिली, गड़बड़ ये देखने को मिली कि कई बार उन्होंने अनसिन पैसेज को केस स्टडी के नाम पे डाल दिया। जैसे बीच में 2-3 साल ऐसा हुआ कि उन्होंने अनसिन पैसेज, मतलब जिसमें दिमाग नहीं लगा और 2-3 उत्तर देते उसमें से उत्तर लिख दो, तो वो हुआ। लेकिन खासकर 2022 और 23 में जो केस स्टडी आई है, तो हम केस स्टडी की अप्रोच से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी यूनिट, हाँ ये एक और केस स्टडी आपके क्या नाम है, सीहोर वाले गुरु जी, क्या नाम है, कुमरेश्वर धाम, है ना, प्रदीप मिश्रा जी। तो ये प्रदीप मिश्रा जी की केस स्टडी, मतलब उनके आयोजन से संबंधित कि अभी आपने देखा होगा कि आप राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले के जिलाधिकारी हैं, महाशिवरात्रि पर धार्मिक आयोजन होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर भोपाल बंद हो जाता है, तो वहां पे कई प्रकार के लोगों को असुविधा होती है और इस असुविधा के कारण आपको राजनीतिक प्रभाव भी होता है वहां पे, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जिला था, माननीय मुख्यमंत्री आते थे पुराने। तो इसमें क्या कौन जिम्मेदार कराएंगे कि भाई अगर ऐसी घटना उत्पन्न हुई तो इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या आयोजक जिम्मेदार है, क्या पुलिस जिम्मेदार है, क्या प्रशासन जिम्मेदार है, स्थानीय निवासी जिम्मेदार है, क्या एनएचआई जिम्मेदार है, तो उसके जिम्मेदार कारक कौन है। तो ये जो केस स्टडी है ये आपको कहां से मिलेगी, न्यूज़पेपर से ही मिलेगी, है ना। उसके बाद देखो क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के पीछे क्या तात्कालिक कदम उठाया जाना चाहिए, क्या तात्कालिक कारण उठाने जाना चाहिए, पहले अपन कैसे रोक सकते हैं, बाद में कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको भटकना नहीं, इसके लिए वापस से सजग होना है, न्यूज़पेपर को सजगता के साथ पढ़ना। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से दैनिक भास्कर एक स्टोरी चला रहा भोपाल में झुग्गी पे, पढ़ी किसी ने, मतलब समाचार पत्र तो पढ़ लिया करो ना, तो दैनिक भास्कर में पढ़ना, एक भोपाल की झुग्गी बस्ती पे वो समस्या पड़ा है। इंटरव्यू मतलब वो अलग अलग मुद्दे चला रहा है, 7-8-10 दिन से चला रहा, झुग्गी बस्ती क्या है, समस्या क्या है, कैसे झुग्गी वालों को घर मिल रहे हैं, उसके बाद वो घरों को किराए पे चढ़ा दे रहे हैं, है ना, ये समस्या बता रहे हैं वहां पे कि भाई वहां पे वो रहने नहीं जा रहे हैं, रहने नहीं जा रहे तो क्यों समस्या है, स्मार्ट सिटी बनना था, स्मार्ट सिटी में क्या बन गई है, झुग्गी बन गई है ना, हमारा जो भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में। तो वो एक पूरी स्टोरी चला
तो ये स्टोरी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट केवल अभी काम नहीं आएगा, ये स्टडी इसलिए दी है इंटरव्यू में, क्योंकि हम बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लेते हैं। उन मॉक इंटरव्यू में क्या होती है, ये समस्या आती है कि ज्यादातर लोग ने बोल तो दिया कि भोपाल में झुग्गी बस्ती की समस्या, दूसरा क्वेश्चन कर लेते बताओ क्या समस्या है, तो फिर वहीं पर दूसरे क्वेश्चन पे आंसर नहीं बन पाता। तो आप जब उसको पढ़ोगे, अप्लाई करोगे, समझोगे, तो फिर वो आपकी आ जाएगी, क्योंकि झुग्गी बस्ती पे केस स्टडी आ जाएगी कि भाई शासन के द्वारा जो पहले होता है प्रधानमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत, या पहले JNNRUM होता था, उसके अंतर्गत उनको घर बना के दिए जाते हैं, लेकिन वो उस घरों को किराए पे दे देते हैं और साथ ही अपने मूल स्थान पे रह रहे हैं। तो इसमें कैसे शासन से नुकसान होगा, क्या कारण है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो ये चीजें आपको सारी बताना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना जो रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वो कौन सा होता है पूरा टॉपिक, एक आपका पूरा टॉपिक होता है वो इथिक्स वाला, पूरी एक हिस्सा कवर होता है। अब आप लोग बताओ, दो चीजें हैं, खान आज का जो प्लान था वो एथिक्स का पार्ट ए भी करना था, पार्ट बी भी करना था, और हिंदी भी करना है। हमने 3 दिन प्लान किए थे, तो पार्ट बी कर लें या अभी हिंदी कर लें फिर इसको करें, क्योंकि समय कितना हो गया 12:10, अभी तो 1 घंटे तो हिंदी में लगेंगे। तो पहले हिंदी करते हैं, उसके बाद बताना कि आपकी बैठने की हिम्मत है या नहीं है ना, नहीं तो कल कंटिन्यू कर लेंगे। अभी तो करना है, 2-3 दिन इसको करना है। एक तो आज 26 है, 26, 27, 28 को अपना सेशन है, 29 को जो सेशन है वो रैंक 1 अंकिता जी का सेशन है, यानी कि कुछ उनसे मार्गदर्शन आप ले लेना, है ना, क्योंकि उनके सेशन को भी सुनना जरूरी है। तो वो उनका सेशन जो है वो आपको 29 तारीख को, 26, 27, 28 या 29 तारीख को उनका सेशन रहेगा। तो हम इसको आगे मतलब मैं अभी देखते हैं, पहले धीरेन्द्र से अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी 3 घंटे के आसपास हो गए हैं। तो धीरेन्द्र से कंटिन्यू करते हैं हिंदी को, हिंदी के बाद फिर अपन वापस से देखते हैं कि आपकी कितनी क्षमता है, नहीं तो कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल भी सुबह 9 बजे से आप इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल का जो है साथ पेपर 3 और पेपर 2 का है, कल पेपर 3 और पेपर 2 का है, तो कल इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी धीरेन्द्र से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ब्रेक तो ले लिया, तो साथ सीधे आ रहे हैं, अभी ब्रेक वगैरह मत लो, और 1 घंटे में हिंदी का हो जाएगा। हिंदी में सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा कम है और नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की वहीं पे दिक्कत होती है ना। जितना सिंपल होता है ना उतना ही ज्यादा दिक्कत आती है। तो हिंदी को एक बार समझिए, फिर वापस से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। एक और बात हमारी, क्योंकि कई सारे लोग ऑनलाइन देखेंगे इसको बाद में, तो उनके लिए आप लोग तो इसको समझ लोगे, लेकिन जो डिटेल क्वेश्चन थे उसको मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन वालों के लिए, आप लोगों के लिए है कि जो क्लासेस चालू हो जाएंगे वो क्लासेस 1 तारीख से पापा चालू हो जाएंगी। 1 तारीख को क्लासेस का फॉर्मेट जो रहेगा, ऑनलाइन में जो समझाए हैं इस बार हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अलग अलग कर रहे हैं। रीजन क्योंकि जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं या अभी भी पढ़ा है, मैं कमेंट पढ़ ही नहीं पाता हूँ, हमारे पास इतना बड़ा एडटेक का सेटअप है नहीं, है ना, क्योंकि उसमें बड़ा एडटेक का सेटअप कुछ यही रहता है, इधर स्क्रीन इधर स्क्रीन, 2-4 कैमरे इधर इधर, 2-4 अच्छी फोटो आना चाहिए, वो कुछ सेटअप है नहीं, तो हम उतना फोकस उसमें ऑनलाइन वालों पर नहीं कर पाते। तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी दोनों अलग अलग कर रहे हैं, फ्यूचर में देखते हैं, पूरी संभावना तो यह हमेशा अलग अलग। तो ऑनलाइन क्लासेस जो रहेंगी वो 8 बजे से लगभग 12:30 बजे तक प्रतिदिन क्लास चलेगी। 8 बजे से 9 बजे का जो टाइम होगा, ये 8 से 9 बजे का टाइम केवल आंसर राइटिंग का टाइम होगा। आंसर राइटिंग का मतलब जो हमने आज पढ़ा है उसको दिन भर आप पढ़ के आएंगे, 8 बजे जैसे ही आएंगे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। 8 बजे से 8:30 बजे तक आप क्वेश्चन लिखेंगे, 8:30 बजे से मैं उस पर वापस से डिस्कशन करवाऊंगा, चाहे क्लास किसने भी ली हो, डिस्कशन उसका मैं ही करवाऊंगा 8:30 बजे से 9 बजे। तो इसका सेशन क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन वाले विषय सुनने आपके लिए भी है, तो 8 बजे से जो क्लास होगी तो 8 से 8:30 बजे तक तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसके बाद 8:30 बजे से 9 बजे तक इस पे मैं डिस्कशन करवाऊंगा। एक तो ये हुआ, एक तो ये पहला हिस्सा हुआ ऑनलाइन में। उसके बाद फिर क्लासेस होंगी। क्लासेस ऑनलाइन में जो चालू कर रहे हैं वो 9 बजे से 11 बजे तक मेरी क्लास होगी। 9 से 10 बजे में ऑनलाइन में ऐसा देखा गया कि लोग छोटे छोटे समय तक ही टाइम स्पेंड हो पाता है, ऑफलाइन में 3 घंटे बैठ गए पता नहीं चला, ऑनलाइन में 1 घंटे में आधे लोग हो गए हैं। शुरुआत में देख रहे थे 100 लोग, अभी 40 लोग देख रहे हैं। मैं जो बोलता हूँ वही होता है। वो ऑनलाइन में शुरुआत में 40 लोग ने प्रवचन सुने थे शुरुआत में, अभी 40 लोग देख रहे हैं। तो ऑनलाइन में 1 घंटे से ज्यादा झेल पाना संभव नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन में 9 से 10 बजे में जो पढ़ाऊंगा
वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाऊंगा, और उसके बाद 10 से 11 बजे जो मैं पढ़ाऊंगा वो लास्ट बात यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना ऑनलाइन। 11 से 12 बजे का जो इसमें स्लॉट होगा वो उसमें जीवन सर की क्लास होगी, वो समाजशास्त्र पढ़ाएंगे है ना, वो समाजशास्त्र पढ़ाएंगे। और उसके समाजशास्त्र पढ़ाने के बाद 12 बजे से 1 बजे यहाँ पे 12:30 बजे 1 बजे पहुंचेगा। इसमें शुभम सर की क्लास होगी, और शुभम सर इसमें सांख्यिकी पढ़ाएंगे जो एक पेपर 3 में नया जोड़ा गया। तो ऑनलाइन में तो 4 क्लास यहाँ पे कंटिन्यू चलेगी ऑनलाइन में, ठीक है। तो ये अपना हुआ। तो इसमें क्वेश्चन आंसर कौन से दिए जाएंगे, तो जो डेली का टेस्ट होगा, ये डेली के टेस्ट को अपन यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, मतलब डेली हमने जितना भी पढ़ा उसी के क्या दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो डेली बेसिस पे क्या क्या करना है, तो आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाना है ना। किसी का प्रश्न था कि सर नोट्स भी बनाना पड़ेगा, है ना, किताब दे देना नोट्स क्यों बना, तो देखो ये सब है शॉर्टकट। नोट्स तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बनाओगे तो आपको ही नुकसान होगा, है ना। किसी ने अभी कमेंट किया था कि सर किताब दे देना नोट्स क्यों बनाए हैं, तो मुझे पता है किताब तो दे देंगे लेकिन उससे नहीं होगा। किताब समझ बनाने के लिए नोट्स आपको बनाना है। नोट्स बनाने के बाद डेली के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, डेली के बेसिस पे आपको लिखना है ना, डेली के बेसिस पे लिखना है। तो ये हमारी अप्रोच है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को लगभग 15-15 दिन की क्लास क्या उम्मीद करते हैं, 15 से 20 दिन में 1 यूनिट कवर होगी, तो 20 दिन में ये 4 यूनिट कवर होगी साइमल्टेनियस। ऑफलाइन का जो है वो सेटअप, ऑफलाइन में भी 1 तारीख से क्लास चालू हो जाएगी। ऑफलाइन के क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा 3 बजे से 7:30 बजे का लगता है ना। ऑफलाइन में थोड़ा सा अलग है। ऑफलाइन का सेटअप क्या है, तो ऑफलाइन में 3 बजे से 4 बजे तक वही अपन आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग के बगैर तैयारी का कोई मतलब नहीं है ना। 3 से 4:30 बजे तक आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग करने के बाद लगभग 4 बजे से 5:30 बजे तक, है ना, 4 बजे से 5:30 बजे तक जो क्लास होगी, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्लास भी लूंगा लगभग, और 5:30 पौने 6 बजे तक, क्योंकि ऑफलाइन में बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी चाहिए अपन को, है ना, वो भी जरूरी है। ऑनलाइन में तो हम आते जाते सब ब्रेक बीच में लेते रहते हैं। और फिर यहाँ पे 5:30 बजे से 7-7:15 बजे तक ये क्लास होगी यहाँ पे समाजशास्त्र। तो ऑफलाइन में अभी हमने 2 क्लास का प्लान किया है। तो 2 क्लास में जहाँ पे ये क्लास 15 दिन में खत्म होगी, तो ये क्लास 10 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि तो क्लास का टाइमिंग अपन बढ़ाएंगे। एक और बात ये है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा सेटल रहा और ऑफलाइन में 2-4 दिन में समझ आ जाएगा कि भाई जो बच्चे आ रहे हैं वो दूर के तो नहीं है, उनको कोई समस्या तो नहीं है। अगर उनको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी तो एक और सर हमारे हैं वो हमने शुरू कर दिया है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में क्लास प्लान कर ली है। लेकिन अभी वो एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आपके बीच में से देखना पड़ेगा, कई सारी बच्ची और वो दूर से आ रही हैं, वो 7 बजे खत्म करना पड़ेगा। 7 से 8 में हमने यहाँ पे प्लान किया हिंदी के क्लास का। हिंदी के लिए राहुल मीना सर जो है, वो पहले भी हमारे यहाँ पे हिंदी पढ़ाते थे, अब वो भोपाल आ गए हैं बाई चांस, वो पहले वहां थे, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कॉलेज में, तो वो यहाँ पे पढ़ाएंगे, है ना। तो राहुल मीना सर हिंदी की 7 से 8 में प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो देखेंगे कि भाई सेटल हो पा रहा है या नहीं। तो ये क्लास में यहाँ पे किया गया है। क्लास में एक तो हो गई क्लास। क्लास के बाद इसमें क्या क्या करना है, तो ऑनलाइन में जो नोट्स मिलेंगे, जो ऑनलाइन वाले होंगे वो ई बुक के फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी नोट्स मिल गया है। ऑनलाइन वालों को ई बुक में मिलेंगे, ऑफलाइन वालों को नोट्स के रूप में ये दिए जाएंगे किताब। अभी 4 किताब पहले सुनिए, 4 किताब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो 4 किताब आपको दे दी जाएगी। बाद में वो किताबें और भी उसके साथ जैसे जैसे आपकी जाएगी वो बनती जाएगी। हाँ, किताब एक और बात करें तो बाइलिंगुअल, तो क्लास लगभग इसी फॉर्मेट में बाइलिंगुअल रहेगी जो अपन ने फॉर्मेट यूज किया, ना तो पूरा इंग्लिश ना पूरा हिंदी। लेकिन आई थिंक दोनों को कंफर्ट होगा, ये बाइलिंगुअल इसमें चलेगी, है ना, क्योंकि यह है पूरी इंग्लिश तो नहीं कर पाएंगे हम। इसी फॉर्मेट में उसमें रहेगा कि पूरा जो नोट्स होगा वो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में रहेगा। किताबें जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो दोनों में आपको किताबें वहां पे दे दी जाएंगी। खासकर ये ऑनलाइन वालों के डाउट होते हैं, है ना, बस इनको सॉल्व कर दे तो मैं जा रहा हूँ ना। आप लोगों के लिए ज्यादा काम की चीजें नहीं है। पढ़ाएगा कौन कौन, तो अभी तो ये 3 लोग फिक्स है, आकाश सर है और इसके अलावा राहुल सर का भी है। तो राहुल सर हिंदी और निबंध में काम करेंगे, हिंदी और निबंध का उनके साथ हमने किया। देखते हैं हमको कितना समय मिल पाता है, क्योंकि उनको समय शाम को ही मिलता है, और सेकेंड प्रोफेसर है तो वो शाम को ही आता है। बाकी ठीक है ना, सब होगा। ज्ञान की बातें वो तो आपके लिए नहीं है, आप लोग तो कंटिन्यू करना, पढ़ाई करना अच्छे से। जहां पे डाउट है हम मौजूद हैं, जो डाउट लगे उसमें सीधे आपको बताना है, ठीक है। चलो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या, कोई अंतर नहीं रहता। अंतर यही रहता है जो अभी देख रहे हैं।
शुरुआत में जब शुरू होती है 100 लोग आते हैं, 1 घंटे के बाद नींद आ जाती है, दूसरी रील दिख जाती है, दूसरा वो हो जाता है। बस ये अंतर होता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। वही उनको पढ़ाते वही आपको पढ़ाएंगे, हम कोई अंतर नहीं करेंगे। पिछले 2 बार से हमें पता था कि उसको नहीं कर पाते, इसलिए उसको करते भी नहीं थे। तो ये है, अब धीरे से कंटिन्यू करेंगे तो आ जाइए, है ना। अभी तो आप बैठो, है ना, ज्यादा समय नहीं हुआ, बैठने की आदत डालना पड़ेगा। और जो बात मैंने टाइम बोला था, वो टाइम क्यों बोला था उसमें जोर देके 15 मिनट तक उसका समझ आ गया होगा। भाई टाइम देना पड़ेगा, आपको समझ बनानी है तो टाइम देना पड़ेगा। बगैर समझ के जाओगे तो आधी अधूरी तैयारी करके जाएंगे, है ना। आधी अधूरी होगी, आधी अधूरी में कुछ ही नहीं होगा यार। ठीक है, तो वो है। चलो अब कंटिन्यू करेंगे। हमारा कल जो सेशन रहेगा वो पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 4 का जो हिस्सा बचा है इस वाले हिस्से पर कल करेंगे, है ना। चलिए सर। देखो, चालू करें, आवाज आ रही सबको?